नमस्कार दोस्तों, आपका सर्वश्रेष्ठ आईएएस में स्वागत है। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम इकोनॉमिक्स की नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, तो आज उसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पहला पिलर कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। हर साल इससे 7 से 8 सवाल आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में और ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है और इस बहुत ही अगर आप इसका कांसेप्ट समझ जाते हैं, एक बार आप ध्यान से मेरे लेक्चर सुन लेते हैं, तो ये 7 से 8 सवाल आपके लिए बोनस हैं ये, या आप ईज़िली सही कर सकते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम जो देखेंगे मनी देखेंगे। तो बेसिकली मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो इनिशियल जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, तब सबसे पहले बार्टर सिस्टम का यूज़ हुआ था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कमोडिटी का एक्सचेंज करते थे लोग आपस में ट्रेड करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, तब सबसे पहले गोल्ड से ट्रेड चालू किया। गोल्ड यूज़ करके ट्रेड करते थे। फिर उसके बाद और जब माइनिंग बढ़ गई, जब हम कॉपर, सिल्वर भी माइन करने लग गए ह्यूमन, तब मेटल कॉइन्स आने लग गए। फिर उसको वो लोग मेल्ट डाउन करके कॉइन के शेप में बना देते थे और कॉइन में फिर राजा की मोहर लग गई या फिर कोई और डिज़ाइन बना दिया और उसको यूज़ करते थे एज़ अ कमोडिटी टू ट्रेड। देन फिर अभी रिसेंट टाइम में आप देख रहे हो पेपर मनी जो हम यूज़ करते हैं, नोट जो होते हैं 500 का, 1000 का। फिर ये प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली जो आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए या फिर आपका मेट्रो में जो कार्ड यूज़ होता है, ये सब कहते हैं प्लास्टिक कार्ड्स कहलाते हैं ये। फिर इसका आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी में आप समझ रहे हैं, जैसे आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपका बेसिकली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो डिटेल सेव होती है फ़ोन में, उसको आप स्वाइप करके फ़ोन से ही स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी जगह आपने देखा होगा। देन अभी जो रिसेंट में चल रही है क्रिप्टो करेंसी, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्यों फेवरेट है? क्योंकि हर साल न्यूज़ में रहता है किसी न किसी वजह से। क कुछ ना कुछ इस पे कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। कोई गवर्नमेंट इसको बैन करती है, तो कोई इसको और प्रमोट करती है। तो कुछ ना कुछ इस पे विवाद चलता ही रहता है, इसलिए हर साल ये न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे हर साल एक ना एक सवाल आया है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम ये सब चीज़ें आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। क्या फ़ायदे हैं? क्यों बंद हो गई ये चीज़ें? क्यों चल रही हैं अभी तक? तो सबसे पहले हम आते हैं बार्टर सिस्टम पे। तो बार्टर सिस्टम जब मेसोपोटामियन ट्राइब ने चालू किया था सबसे पहले, ठीक है? तो मेसोपोटामियन ट्राइब कहाँ की थी? ईरान, इराक की ट्राइब है ये। तो इनने सबसे पहले बार्टर सिस्टम चालू किया था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे आपके पास जो कमोडिटी है और आपके पास जो कमोडिटी नहीं है, जो जिस दूसरे के पास वो कमोडिटी है, तो आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस ट्रेड को बार्टर सिस्टम कहते हैं कि आप 2 कमोडिटी एक्सचेंज करके ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि आप सेब के किसान हो और दूसरा किसान केले का है, तो उसको अगर सेब चाहिए होगा आपसे और आपको केला चाहिए होगा उससे, तो आप दोनों आपस में ट्रेड कर लोगे। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज इसका है डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड क्या होता है कि दोनों को वो ज़रूरत होनी चाहिए। अगर मान लो उसको केले की ज़रूरत नहीं है, सेब वाले को, तो फिर वो केले से ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। फिर वो ढूँढेगा दूसरे को। तो इसमें बेसिकली दोनों की ज़रूरतें अगर होंगी, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर दोनों को एक-दूसरे के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, जो सर्च कॉस्ट है। अब आपको ढूँढना पड़ेगा बार-बार कि किसको आपका प्रोडक्ट चाहिए, तभी आप उसको बेच पाओगे और उससे उसका प्रोडक्ट ले पाओगे। तो उसको ढूँढने में जो मेहनत और कॉस्ट लगती है, वो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल हो सकता है। पेरिशेबल का मतलब है जो कि नष्ट हो सकता है समय के साथ। अब मान लो आप सेब बेच रहे हो, सेब 2 दिन के बाद सड़ गए, तो आपका जो आपका ट्रेड करने का कमोडिटी है वो खत्म हो गई। पर अगर यही चीज़ आप नोट यूज़ कर रहे होते 1000 का, 500 का, तो वो ज़िंदगी भर चलता है, वो नष्ट नहीं होता, वो पेरिशेबल नहीं है। बट बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कमोडिटी होती है वो पेरिशेबल होती है। तो इसलिए इनमें ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता था। और जो चौथा डिसएडवांटेज है कि बेसिकली डज़ नॉट एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। आप डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे डिसाइड करोगे कि बेसिकली इतने काम के लिए 10 आम लगेंगे, इतने काम के लिए 20 आम लगेंगे, ऐसे करके। ये डिवीज़न करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि सबका अपना-अपना रिक्वायरमेंट थी, तो ये ऐसे डिवाइड करना काम को बहुत मुश्किल होता था। इसलिए बार्टर सिस्टम समय के साथ-साथ समाज से हट गया अपने आप ही। फिर उसका समाज में क्या है कोमोडिटी मनी। कोमोडिटी मनी बेसिकली लोग अब पत्थरों के टुकड़े यूज़ करने लगे या शेल यूज़ करने लगे या फिर कोको बीन्स को यूज़ करने लगे, गोल्ड को यूज़ करने लगे। मतलब ये बेसिकली इनकी जैसे आप कोको बीन्स को ले लो या फिर आयरन नेल को ले लो। आपने कीमतें तय कर दी कि 1 सेब जो है 5 आयरन नेल्स में आएगा या फिर 1 अमरूद जो है वो 10 सी शेल के उस पे आएगा देने पे। तो एक कमोडिटी की वैल्यू सेट कर दी यहाँ पे, ठीक है? बट इसका प्रॉब्लम क्या था, ये भी पेरिशेबल थे, ठीक है? शंख भी कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं, कोको बीन्स भी सड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद और ये यूनिफ़ॉर्म नहीं थे। कोई भी कुछ कोको बीन बड़े साइज़ के थे, कुछ कोको बीन छोटे साइज़ के थे। ऐसे कुछ शेल बड़े साइज़ के थे, कुछ छोटे साइज़ के, तो ये यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं थी और प्योरिटी का भी बहुत नाटक रहता था
कि क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के शेल्स को प्योर नहीं मानता था, या फिर वो उनके प्रोडक्ट, उनके जो कमोडिटी थी उसको नहीं मानता था। मान लो कोई फॉरेनर है, जैसे कि कोई यूएस से आया, तो यूएस वाले जो अपनी कमोडिटी यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, कोको यूज़ करते थे मान लो आप, और इंडिया में शेल यूज़ करते थे। अब आपस में ट्रेड करना है तो वो शेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे अमेरिका वाले, और हम लोग कोको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ट्रेड के लिए। तो ये एक बड़ी दिक्कत आती थी फॉरेन ट्रेड में, कमोडिटी मनी में। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि ये इंट्रिंसिक मनी कहलाते थे। इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। इंट्रिंसिक मनी उनको कहते हैं, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बेसिकली, हम ये अगले टॉपिक में समझेंगे आपको। ठीक है? जैसे कि मान लो ये आपका 10 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है? अगर ये 10 ग्राम गोल्ड का बना होता, एज़्यूम कर लो 10 ग्राम गोल्ड का बना है ये, ठीक है? तो मार्केट में जाओगे तो ये ₹10 की वैल्यू है। वैल्यू इसकी ₹10 है। बट इसको अगर आप मेल्ट करके बेचो, तो ये 10 ग्राम गोल्ड आपको पड़ेगा फिर 40 से 50 हज़ार के आसपास। तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बट अगर उसको आप मार्केट में बेचने जाओ तो उसकी ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगी बेसिकली। जैसे कि आप ये देखो कॉइन, इस कॉइन को, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ₹1। इसको बनाने की जो लागत है ₹10 कॉइन को, ये ₹1 है। जो आज के टाइम में आप यूज़ करते हो ₹10 कॉइन, उसकी बनाने की लागत ₹1। अगर उसको आप मेल्ट करके कुछ बेचना भी चाहो, तो अब उसको ₹1 ही वैल्यू मिलेगी। बट मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, जो लीगल वैल्यू है वो ₹10 है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, जो आज के टाइम में नहीं है। बट हम जो पहले टाइम में गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे, या फिर कोई भी मेटल यूज़ करते थे, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, जो लीगल वैल्यू से ज़्यादा होती थी। तो उसे हम इंट्रिंसिक मनी कहते हैं। हम आगे और समझते हैं एग्ज़ाम्पल से। जैसे कि मेटालिक कॉइन, थर्ड नंबर पे जो हमारा आया बार्टर सिस्टम के बाद, कमोडिटी सिस्टम के बाद अब मेटालिक कॉइन्स आए। मेटालिक कॉइन भी, इसकी भी इंट्रिंसिक मनी होते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिकली जो हम ₹10 का कॉइन बना रहे हैं गोल्ड से, उसकी गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ₹10 से। तो ये इंट्रिंसिक होता था, और ये बेसिकली हमारे आप कह सकते हैं कि अ, हमारे ये गुप्ता पीरियड से चालू हो गया था, बल्कि गुप्ता पीरियड से भी थोड़ा पहले से ही ये मेटालिक कॉइन ये सब चालू हो गए थे हमारे। तो आप देख सकते हो इसमें एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं जो हमारे एनसीईआरटी इन सब में मिले हैं, ठीक है? कि इंडो ग्रीक किंग थे, कुषाण थे, ये बेसिकली गोल्ड कॉइन इश्यू करते थे। बट जो गुप्ता के पीरियड में थे, जो कि आप कह सकते हो अ अ, जो 200 के आसपास की बात कह रहा हूँ मैं, 200 एडी, जो गुप्ता पीरियड था, उस टाइम पे मोस्ट स्पेक्टेक्युलर कॉइन रिलीज़ हुए। आप देख सकते हो कितने स्पेक्टेक्युलर कॉइन्स हैं, ये गुप्ता पीरियड के हैं ये सारे कॉइन्स। इसमें डिज़ाइन बनी हुई है कि कोई वीणा बजाते हुए डिज़ाइन है, या फिर कोई एनिमल को मारते हुए है, ये सब डिज़ाइन बनी हुई है। ये हमें डिज़ाइन कुषाण किंग और इंडो ग्रीक सिस्टम में ये कॉइन्स की डिज़ाइन नहीं मिलती। गोल्ड कॉइन मिलते हैं, उनके गोल्ड कॉइन की क्वालिटी अच्छी हुआ करती थी, पर गोल्ड कॉइन में डिज़ाइन नहीं होता था। बट जो गुप्ता पीरियड है, उनकी गोल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट उनके डिज़ाइन कॉइन्स के बहुत अच्छे होते थे। ऐसे ही फिर दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत में सिल्वर टकना यूज़ करते थे। शेरशाह सूरी आए, उनने रुपया सिस्टम निकाला, रुपया सिल्वर कॉइन। फिर अकबर के टाइम पे मोहरें निकाली गईं। ये अलग-अलग टाइम है, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑप्शन के तौर पे दे देते हैं कि मोहरें किसने चालू की थी? तो अकबर ने चालू की थी। या फिर रुपया सिल्वर कॉइन किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो ये आपको पता होने चाहिए कि किसने क्या शुरू किया था। या फिर सबसे स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन किस ज़माने के थे? तो वो गुप्ता पीरियड के थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में पूछ लिए जाते हैं। फिर हम आते हैं पेपर मनी पे। ये बेसिकली जो रिसेंट में जो हम यूज़ करते हैं, जो कि अब ₹10 का नोट, ₹20 का नोट, ₹50 का नोट, इसे पेपर मनी कहते हैं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो आपका ₹200 का नोट है, ठीक है? उसको बनाने की लागत कितनी आई होगी? ₹1, पर एक्चुअल वैल्यू क्या है मार्केट में? उसकी ₹200 है। अगर आप चाहो उस नोट को आप कुछ और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, उसको मेल्ट करके कुछ और नहीं बना सकते, जिससे आप बेच के ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो इसलिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती पेपर नोट की। इसीलिए आज के टाइम में सरकार वही यूज़ करती है। अब जो पेपर मनी है उसको हम फिएट मनी भी कहते हैं, ठीक है? फिएट मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इससे सवाल बहुत पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको कांसेप्ट समझना चाहिए। फिएट मनी किसे कहते हैं? तो 2 कंडीशन है फिएट मनी की, जो साइमल्टेनियसली फॉलो होनी चाहिए। पहली क्या है कि किसी न किसी फॉर्म में होनी चाहिए, फिज़िकल फॉर्म में हो, वर्चुअल फॉर्म में हो, या डिजिटल फॉर्म में हो, या क्रिप्टो फॉर्म में हो, किसी न किसी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर किसी फॉर्म में है तो ये फिएट मनी है। साथ-साथ सिर्फ़ यही नहीं, अगर साथ-साथ ये अगर फॉर्म में साथ-साथ ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या राजा के द्वारा इश्यू की गई हो, तभी इसको हम फिएट मनी कहते हैं। जैसे कि हमारा 2000 का नोट है, ठीक है? ये हमारा आरबीआई ने इश्यू किया गया है, ठीक है? प्लस नोट के फॉर्म में है, कागज़ पेपर नोट के फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम फिएट मनी कहते हैं,
ठीक है, सेम अगर ऐसे ही आप देख लीजिए यूएस डॉलर है, तो यूएस के सेंट्रल बैंक ने उसको इश्यू किया है और कागज़ के फॉर्म में। तो ये सब फ़िएट मनी कहलाते हैं बेसिकली। 2 कंडीशन फ़ॉलो करनी चाहिए फ़िएट मनी के लिए। किसी एक फॉर्म में होना चाहिए और गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक या फिर उनके जो मेन लीडर हैं, राजा हैं, उसके द्वारा इश्यू किया होना चाहिए। तभी वो फ़िएट मनी कहलाता है। ठीक है, अब ये इसी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दे ही दिया, दोस्त 2000 का वही है ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस पे। ये डेफिनिशन बेसिकली आपको मेंस में हेल्प करेंगी। यूपीएससी का मेंस होता है उसमें अगर आपको कुछ सवाल इंट्रिंसिक वैल्यू पे या फिर कॉइन्स पे लिखना होता है तो आप यहाँ से अपना डेफिनिशन से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रो के लिए डेफिनिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्ट्राइकिंग प्राइस वर्सेस द करंट मार्केट प्राइस। तो वही है कि अगर ₹10 का कॉइन आज के टाइम में कॉपर निकल का बनता है तो वो ₹1 उसकी लागत है बनाने की। मार्केट व बट जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो कितना ₹10 है, बट मार्केट प्राइस उसका ₹1 बनाने का अगर मेल्ट करके आप बेचते हो तो। तो ये डेफिनेशंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सब बता ही दिया आपको। एक और कांसेप्ट है जो यूपीएससी पूछ लेती है, मैंने डाल दिया आगे, बाद में बच्चे ना बोले कि आपने बताया नहीं, डिबेसमेंट। तो बेसिकली पुराने ज़माने में जो गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन यूज़ होते थे, तो राजा जब वॉर लड़ते थे, युद्ध करते थे, तो उन्हें खज़ाना खर्च हो जाता था। खज़ाना खर्च हो जाता था तो उनके पास उतना सोना या चाँदी नहीं रहता था सिक्के बनाने के लिए। तो वो उस अपने सिक्कों में सोने-चाँदी की वैल्यू थोड़ी डिटोरिएट कर देते, कम कर देते थे। थोड़ा इम्प्योर कर देते, कुछ और मिला देते थे, क्योंकि उनके पास खज़ाना कम हो चुका होता था। तो उसे डिबेसमेंट कहते हैं, डिक्रीज़िंग द अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन्स। तो ये राजाओं के ज़माने में होते थे, तो औरंगज़ेब ने किया था। औरंगज़ेब जब हारने लग गया था बहुत ज़्यादा युद्ध, और रोमन किंग ने किया था। फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। ये बेसिकली स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी कॉइन्स हैं, वो गवर्नमेंट इश्यू करती है, आरबीआई नहीं करती है, ये पॉइंट याद रखना है। और जो ₹1 का नोट है, ठीक है, वो हमारा कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। बाकी जितने भी नोट हैं, बाकी ऑल जितने भी नोट्स हैं, वो कौन बनाते हैं? वो आरबीआई इश्यू करता है। याद रखना है, उसको आरबीआई इश्यू करता है। जितने भी कॉइन्स हैं, वो हमारा गवर्नमेंट इश्यू करती है, आरबीआई इश्यू नहीं करती है। जितने भी नोट्स हैं, वो आरबीआई इश्यू करती है, गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती। एक्सेप्ट कौन-सा? ₹1 नोट। ₹1 नोट बेसिकली गवर्नमेंट इश्यू करती है, उसको साइन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। जो बाकी सारे नोट हैं, उसको आरबीआई इश्यू करती है और साइन कौन करता है उसको? आरबीआई गवर्नर। साइन कौन करता है उसको? आरबीआई गवर्नर। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी पूछ लेता है। और जो ₹1 का नोट है, उसपे ये नहीं लिखा होता, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का मतलब ये है कि अगर आप उसके स वो नोट लेके जाओगे, ₹1 लेके जाओगे, तो उतने वैल्यू का आपको वो गोल्ड देगा वापस से। ये बेसिकली एक सिम्बॉलिक जेस्चर होता है कि हाँ, ये जो आपका ₹1 कॉइन है या फिर जो नोट की वैल्यू है, वो बेसिकली एक अमाउंट ऑफ गोल्ड पे निर्धारित है। तो ये ₹1 के नोट पे नहीं होता है, पर बाकी सारी करेंसी पे होता है जो आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है। आरबीआई तो बेसिकली आरबीआई जो नोट इंट्रोड्यूस करती है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर करती है, और उस हर नोट पे ये लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ₹1000 का या 2000 का या ₹500 का नोट लेके जाते हो, तो आरबीआई की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको उतना अमाउंट ऑफ गोल्ड दे, बट एक जेस्चर होता है। ऐसा होता नहीं है कि आप लेके जाओगे, बस एक दिखाने का तरीका है। ये शो कर रहे हैं कि हाँ, जो आपका ₹500 का नोट है वो एक गोल्ड के ऊपर ऑथराइज़्ड है, कि इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड आरबीआई के पास है जिसने वो ₹500 का नोट प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे। ये समझने वाली बात है बस। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में हम क्रिप्टो करेंसी और प्लास्टिक कार्ड ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कीजिए सो दैट आपके पास जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियोज़ का अपडेट तुरंत आता रहे। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।